करते स्टार्ट, अब बातें नहीं। चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। करें शुरू। तो देखो टॉपिक क्या है। सबसे पहले तो इस चैप्टर में ना हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में सबसे पहले हम करेंगे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन सा रिवाइज करेंगे इसके अंदर हम, जो वो वाला होता है क्या कहते हैं, 10th क्लास वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान लग रहा है नजर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो पहले यहाँ पर, ये है एक पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। और 11th क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D चैप्टर पढ़ाई था। तुमने नहीं पढ़ा 3D चैप्टर? तुमने तो पढ़ा था। 3D आता ही है सबको। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं 3D की। यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन एक तरह से 3D का टॉपिक नहीं है, स्ट्रेट लाइन एक तरह से 2D का टॉपिक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनती है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, है ना। बनती 3D में भी है, पर हम नहीं कर रहे 3D वाला स्ट्रेट लाइन। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हितेन? कहाँ सुन रहे हो? आगे आ जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो डिस्टेंस ए बी का फॉर्मूला है, तुम्हें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सबको पता है, अनुभव गुण पता है। उसके बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या देता है, सेक्शन फॉर्मूला हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देगा जो पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है कुछ रेशो में। सपोजिंग वो रेशो ले ली मैंने KH/1, तो ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है KH/1 रेशो में। तो हमें इस आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जब आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से। समझ आया? यहाँ पर M1 नहीं लिया मैंने, K1 लिया। ये x2 y2, समझ आ गई ये बात? समझ आ रहा है अनुभव? पढ़ा हुआ टेंस में तो, ये कोई नया टॉपिक तो है नहीं। तो आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट, आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये वाला पॉइंट इससे मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे ही करते थे k × x2। ये वाला पॉइंट इससे मल्टीप्लाई हुआ +1 × x1 अपॉन k+1। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ऐसी आर कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट, आर कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट k × y2। तो ये कोई भी टॉपिक मैं नया नहीं पढ़ा रहा, अभी सारा टॉपिक तुम्हारा 10th क्लास वाला ही है। 1 × y1 अपॉन k+1। यहाँ तक कोई डाउट बताओ? क्लियर है ये टॉपिक? अब इसके बाद ये फर्स्ट टॉपिक था, ये सेकंड टॉपिक था। तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में इतना ही पढ़ा था, इसके आगे नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ना इसके आगे। अब थर्ड टॉपिक क्या है इसका, वो देखो। थर्ड टॉपिक है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से डिलीट हो गया था, और आगे तो आएगा ही। x1 y1, x2 y2, x3 y3। यहाँ पर हम निकालने वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर हमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वर्टिसेस के पॉइंट्स गिवन है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट तीनों गिवन है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट। हमें निकालना है ट्रायंगल ABC का एरिया। ये टॉपिक कटा हुआ था, टॉपिक अभी भी 10th का ही है, अभी कोई 11th का टॉपिक स्टार्ट नहीं करा अभी तक हमने, 10th का ही टॉपिक है ये। बड़ी टॉपिक कटा था तो तुम्हें आता नहीं है। तो इसका फॉर्मूला आया कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो मैं नहीं उस पर जाता। फॉर्मूला लर्न कैसे करें उसका तरीका मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है ना। फॉर्मूला देखो, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉड। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है मॉड। और मॉड का मतलब ये होता है कि जो भी अंदर का आंसर आएगा, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे वो पॉजिटिव, हमेशा लेना है पॉजिटिव। मॉडुलस का मतलब ये है, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ रखा है और हमने मॉडुलस रिलेशन फंक्शन में भी पढ़ रखा है। तो आधे बच्चों ने रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ रखा, तो समझ लो ध्यान से। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जो भी अंदर की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, अगर वो पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव ही लेनी है जो भी वैल्यू है, अगर नेगेटिव होगी तब भी पॉजिटिव ले लेनी है उसको। चाहे वैल्यू तुम्हारी डेसिमल में आए वो चलता है, डेसिमल में आना गलत नहीं माना जाता इस केस में। अब फॉर्मूला लर्न करने का तरीका, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है,
देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के 3 फॉर्मूले तुमने पढ़ रखे हैं। पहला फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसमें बेस का डिस्टेंस पता होता है और हाइट का डिस्टेंस पता होता है, हाइट। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हेरन्स फॉर्मूला, याद है हेरन्स फॉर्मूला, उसमें तीनों साइड का डिस्टेंस पता होता है। अब ये तीसरा फॉर्मूला है, इसमें क्या पता है हमें, इसमें हमें कोऑर्डिनेट पता है तीनों पॉइंट्स का, तीनों वर्टिसेस का। अब लर्न करने का तरीका, एक तरह से ब्रैकेट के अंदर माइनस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट। ब्रैकेट के अंदर क्या माइनस हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट। अब ब्रैकेट के बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों में, एक्स कोऑर्डिनेट। पहले मैंने कौन सा एक्स लिया, फर्स्ट एक्स, x1, तो माइनस किसका करेंगे, 2 - 3 हो रहा है। अगर मैंने फर्स्ट एक्स लिया तो फिर y का 2 - 3 माइनस होगा। रन करने का तरीका देखो ना, यहाँ पर x1 लिया तो y में माइनस होगा 2 - 3, x2 लिया तो y में माइनस होगा, 2 के आगे क्या आता है 3 और 1, 4 तो है नहीं, फिर 3 के बाद दोबारा 1 आ जाएगा। 1 ले रहे हैं तो 2 - 3 कर रहे हैं, 2 - 3 ऐसे, 2 लेंगे तो 3 - 1 कर रहे हैं, 3 लेंगे तो 1 - 2 कर रहे हैं। समझ आ गया ना। तो ब्रैकेट में y माइनस हो रहा है, पर कैसे माइनस हो रहा है, अगर x1 लिया तो y2 - y3 हो रहा है, 2 - 3, x2 लिया तो y3 - y1 हो रहा है, और x3 लिया तो y1 - y2, मतलब आगे का माइनस होता है। समझ आया, y कोऑर्डिनेट। और मॉडुलस में लिख देना, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, साथ में हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है ट्रायंगल का एरिया का। इसके क्वेश्चन करने को आते हैं इस चैप्टर में ही, पढ़ा था 10th क्लास में वैसे। समझ आया। तो ये फॉर्मूले लिख लो, जिसको अच्छे से नहीं आता ना वो भी लिख लो, मैं बताऊंगा। अनुभव तुम लिखो, अनुभव तुम तो पक्का लिखोगे ना। कौन सा वाला, ये वाला नहीं, नहीं नहीं, y3 - y1 होता है। देखो ना, हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज। देखो 1 2 3, 1 के बाद 2 - 3, फिर 2 के बाद 3 - 1, फिर 3 के बाद 1 - 2, वही तो जा रहा है। पैटर्न देखो, पैटर्न को ऑब्जर्व करो, सारे लिखो जल्दी से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हैं। कोई भी कोऑर्डिनेट मान लो, 1 2 3 4 ऐसे करके कोई कोऑर्डिनेट मान लो, पुट कर दो वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा अपने आप ही, है ना। तो अब हम करते हैं आगे नया टॉपिक, वो है 11th का। टॉपिक का नाम है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप का मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन लाइन का विद एक्स एक्सिस। लाइन एक्स एक्सिस के कंपैरिजन में कैसे इंक्लाइंड है वो होती है स्लोप। देखो ध्यान से, ये हमारा आ गया एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट। हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, प्लीज बातें नहीं यहाँ पर डिस्टर्बेंस मत करो। हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, हम 2 डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स और वाई रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर एक लाइन है यहाँ पर ये, तो तुम ध्यान से देखो, तो ये लाइन एक्स एक्सिस से कैसे इंक्लाइंड है, किस एंगल पे इंक्लाइंड है, ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल, दोनों एंगल ले सकते हैं। बट अगर हमें स्लोप ऑफ अ लाइन निकालना है, तो स्लोप इज tan ऑफ एंगल मेड बाय लाइन टेकन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फाइनल कर रखा करो ना। स्लोप होता क्या है, इट इज कॉल्ड द टेंजेंट, बंद करो फोन को। स्लोप इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ एंगल, एंगल का टेंजेंट ले रही है। पर कौन सा एंगल, यहां पर देखो कौन सा एंगल, एंगल वो बन रहा है जो लाइन बना रही है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। वो भी कौन सी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस। और एंगल कहां से लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो एंगल कैसे बन रहा है, ये देखो, एंगल ऐसे बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टेकन एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल माना जाएगा। ये वाला एंगल नहीं है। ये वाला एंगल क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला एंगल देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज तो है। एंटी क्लॉकवाइज ये होता है ना, उल्टा उल्टी चक्की। तो ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज तो है, बट ये एंगल लिया कहां से, ये एंगल लिया है लाइन से एक्स एक्सिस तक। पर मुझे लाइन से एंगल नहीं लेना, मुझे लेना एक्स एक्सिस से लाइन तक। समझ आ गया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होना चाहिए एंगल, खत्म होना चाहिए लाइन पर। तो ये वाला एंगल नहीं माना जाएगा। क्लियर हुआ, ये एंगल नहीं माना जाएगा, समझ आया ना। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया
शुरुआत एंगल की होनी चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो भी कैसे आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। और एग्जांपल देख लो, ये एंगल अगर थीटा है तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू एम इक्वल टू tan थीटा, और ये एम स्लोप का सिंबल है, ठीक है, एम स्लोप का सिंबल है, समझ आया ये बात। अब एक और डायग्राम देख लो, कुछ अलग तरीके का लाइन देख लो, तो उसमें डायग्राम में क्या आएगा देख लो। इसमें एंगल कौन सा होगा, लाइन का एंगल लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस आ रही है, एंगल कहां से लेना है, एक्स एक्सिस से शुरू होता हुआ एंटी क्लॉकवाइज लाइन तक खत्म होगा, समझ आया। एक्स एक्सिस पे शुरू होगा, एंटी क्लॉकवाइज लाइन पे खत्म होगा, तो ये वाला एंगल लिया जाएगा। इसका फिर tan निकाल दो इस एंगल का, वो हमारी स्लोप निकल जाती है, समझ आ गया। स्लोप ऑफ लाइन बाय टॉपिक है एंगल, अनुभव समझ आया। एक और देख लो एग्जांपल, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से टेकन एंटी क्लॉकवाइज, एंगल शुरू कहां से होता है, एक्स एक्सिस पे शुरू होता है, खत्म कहां होता है, लाइन पे खत्म होता है, ठीक है। तो इस लाइन के ना अलग अलग एंगल भी है, लाइन के दो एंगल बनते हैं, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये नहीं लेना, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये नहीं लेना। ये क्यों नहीं लेना, बिकॉज ये एंगल अगर मैं ऐसे बनाऊं, बाई चांस अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, तो ये लिया तो मैंने एक्स एक्सिस से ही है, बट ये क्लॉकवाइज नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो एंगल मुझे एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है, क्लॉकवाइज लेना होता है, तो ये एंटी है या क्लॉक है, तो नहीं लेना, समझ आ गया। अगर तुम उसको उल्टा मान लो ऐसे, तो ये है तो एंटी, पर लिया है लाइन से एक्सिस तक, पर हमें लाइन से एक्सिस पे नहीं लेना होता, हमें लेना होता है एक्सिस से लाइन पर, तो इसलिए ये भी गलत है, समझ आ गया। और एंगल और फिर स्लोप की वैल्यू कैसे निकलती है लाइन की, tan थीटा। स्लोप का हिंदी भाषा में मतलब, स्लोप का मतलब पहाड़, लाइन किस पहाड़ पे चल रही है। अगर लाइन ऐसी है तो पहाड़ क्या है, पहाड़ है या नहीं है, नहीं है ना, ये तो प्लेन हो गया। तो जैसे जैसे लाइन टेढ़ी होती जाएगी वैसे वैसे पहाड़ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वैसी सी बात, ठीक है, देख लो सारा, छोड़ दो। तो ये स्लोप ऑफ अ लाइन बाय एंगल, अगर एंगल गिवन हो तो स्लोप कैसे निकालना, ये टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप निकालना अगर दो पॉइंट गिवन हो, स्लोप ऑफ अ लाइन इफ it passes through 2 points, if it passes through 2 points, लाइन की स्लोप निकालनी अगर वो 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो ये देखो, एक तो स्लोप निकालने का तरीका होता है एंगल, अगर ये एंगल गिवन हो एंटी क्लॉकवाइज वाला, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लिया गया, तो उसका स्लोप हो जाएगा डायरेक्टली m इज इक्वल टू tan थीटा। और अगर ये एंगल नहीं गिवन, अगर गिवन है कि लाइन पास कर रही है 2 पॉइंट से, और उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट गिवन है तुम्हें, ठीक है ना, और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2, तो स्लोप कैसे निकाले, उसका फॉर्मूला स्लोप का m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला हम 9th क्लास में भी करते थे, जिसने मोशन चैप्टर पढ़ा होगा उसमें भी होता था, ये साइंस में मोशन चैप्टर, ये सेम चीज 9th क्लास में भी थी। तो अगर नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तरह से न्यूमरेटर में डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट होता है और डिनोमिनेटर में डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। इसको तुम उल्टा भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है y2 माइनस y1 हो, इसको हम ये भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 या फिर x1 माइनस x2, बात एक ही है। एक ही बात क्यों है, बिकॉज इसको ऑपोजिट करेंगे तो वो सेम ही बात बन जाएगा। तो स्लोप का मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर में डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, डिनोमिनेटर में डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, और ये x और y कोऑर्डिनेट तुम्हें गिवन होंगे क्वेश्चन में, समझ आ गया। जल्दी से लिखो फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। सबका हो गया था। अब नेक्स्ट देखो, टॉपिक है कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ लाइंस। पैरेललिज्म ऑफ लाइन मतलब अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप का कंडीशन क्या रहेगा, लाइंस अगर पैरेलल है तो स्लोप की कंडीशन क्या रहेगी, देखो ये लाइन बनाई मैंने,
दूसरी लाइन ये बनाई, ये दोनों पैरेलल लाइंस कंसिडर करते हैं। तो अब ये बताओ अगर ये पैरेलल लाइंस है तो इसका एंगल ये वाला जिसको मान लेते θ1, एंगल ये वाला जिसको मान लेते θ2, ये आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा? इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। अगर पैरेलल लाइंस होती है तो ये वाले एंगल्स कौन से बनते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब अगर इनका एंगल इक्वल है, अगर एंगल इक्वल है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। तो दोनों की स्लोप भी इक्वल होएगी। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ, ये लाइन L1 लाइन है जिसका स्लोप है m1, ये लाइन L2 लाइन है जिसकी स्लोप है m2, तो दोनों लाइन का स्लोप भी इक्वल होगा। समझ आया? दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। मतलब अगर कोई दो लाइंस है जिनकी स्लोप इक्वल है, इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस होंगी। तुम्हें बिना ग्राफ के ये चैप्टर समझ नहीं आता, इसलिए इमेजिनेशन जरूरत पड़ती है हमें, हर एक चीज में बनाने का कुछ फायदा ही मिलेगा फिगर। ठीक है, तो अगर दो लाइंस की स्लोप इक्वल है इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस है। लिखो जल्दी से। हो गया? तो आगे देखते हैं अब। ये है कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। नाउ कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उसकी क्या कंडीशन बनती है? फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर एक लाइन मैंने ली ये वाली और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है और दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना? ठीक है, तो कंडीशन निकालते हैं इसकी। कंडीशन, ये लाइन मान लेते हैं L1 लाइन, इसकी स्लोप होगी m1। ये लाइन मान लेते हैं L2, इसकी स्लोप होगी m2। तो कैसे निकालेंगे कंडीशन? ये देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, ये ट्रायंगल लिया ABC, ये वाला एंगल लिया जाएगा, ये एंगल है लाइन L1 का एंगल, को मान लेते θ1। लाइन L1 का एंगल जिसको मान लेते θ1, ये एंगल होगा ना एंटी क्लॉकवाइज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एंगल बन रहा है। फिर उसके बाद लाइन L2 का एंगल एंटी क्लॉकवाइज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस θ2, ये एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में मैं लगाने क्या वाला हूं? इन ट्रायंगल ABC मैं लगाने वाला हूं यहाँ पर इस ट्रायंगल को देखो, ये ABC ट्रायंगल है, ये θ1 एंगल है, ये θ2 एंगल है। पढ़ रखी है तुमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। मतलब अंदर के सम का इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल, वो भी अंदर के कौन से सम का? ऑपोजिट एंगल्स का। मतलब इस एक्सटीरियर एंगल के साथ वाले एंगल नहीं लेना, उसके ऑपोजिट एंगल लेने, साथ वाले के ऑपोजिट एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी θ2 इज इक्वल टू 90 प्लस θ1। समझ आ गया? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ, सम मतलब एडिशन ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अगर लाइन 1 है, इसकी स्लोप है m1, तो m1 की वैल्यू क्या होगी? tan θ1। पहले समझो, लिखना बाद में। लाइन 2 है m2, इसकी स्लोप क्या होगी? tan θ2। ठीक है, तो यहां पर हमने एक ये जो निकाली है कंडीशन, एक इक्वेशन निकालनी है। यहां तक समझ आया? ये जो हमने एक इक्वेशन निकाली है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज करा है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज करा है एक ट्रायंगल की। अब इस इक्वेशन में एंगल तो है पर इस इक्वेशन में tan नहीं है ना, हमें चाहिए है tan। देखो स्लोप की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमें चाहिए tan। मैं करने के वाला हूं यहां पर, जैसे मैंने पिछले टॉपिक में m1 और m2 के बीच में एक रिलेशनशिप निकाला। वो क्या रिलेशनशिप हुआ कि दोनों की स्लोप इक्वल है, तो दोनों का स्लोप की वैल्यू इक्वेट कर दी। अब यहां पर क्या हो रही है? यहां पर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो उसका हम रिलेशनशिप निकालने वाले हैं। बेसिकली हम करने क्या वाले हैं? हम यहाँ पर एक इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं m1 और m2 के टर्म्स में। तो वो जो इक्वेशन होगी वही कंडीशन देगी कि लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। यहां तक समझ आया? स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। यहाँ पर tan है या नहीं है? अब इस इक्वेशन में मैं कंसीडर करता हूँ θ2 इज इक्वल टू 90 प्लस θ1, टेकिंग tan on both side, टेकिंग tan on both side। जैसे हम करते हैं ना स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ऐसे हमने यहाँ पर ले लिया टेकिंग tan on both the side। तो जो भी एंगल है वो पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा।
ये चीज समझ आई? समझ आया? अब यहाँ लग रही है ट्रिगो। मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रिगो चैप्टर ऐसा बेस चैप्टर है जो कम से कम आगे 4-5 चैप्टर में लगता है। तो ये चैप्टर में ट्रिगो लग रहा है, अभी आगे के चैप्टर में भी ट्रिगो लगेगा, और 12th में तो 6 चैप्टर में ट्रिगो लगेगी। 12th की मैथ्स में 6 चैप्टर में ट्रिगो लगेगी, तभी उसकी वीडियो बनाई थी ताकि बार बार रिवाइज कर सको। अब ट्रिगो पहले रिवाइज करवाता हूँ, क्या लग रहा है यहाँ पर, कौन सा ट्रिगो का कॉन्सेप्ट लग रहा है? ये 90 डिग्री एंगल था, पता है सबको, π/2 था ये। यहाँ पर 90 प्लस एंगल कर रहा हूँ, 90 प्लस θ1 कर रहा हूँ, तो 90 से आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं? आगे मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। और ये π/2 की फैमिली है या फिर पाई की फैमिली है? π/2 की फैमिली में tan का क्या बन जाता है? ट्रिगो लग गई यहाँ पर पूरी। क्या आ जाएगा फिर इसमें, tan θ2 तो एज इट इज आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, -cot θ1। समझ आई ये बात? tan का आंसर नेगेटिव हुआ और tan का बन जाता है cot, बिकॉज π/2 की फैमिली है। नेगेटिव क्यों है? बिकॉज सेकंड ऑर्डर में जा रहे हैं। समझ आया? यहाँ पर ये tan θ2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan θ2 किसकी वैल्यू है? m2 की। और यहाँ पर tan है या नहीं है? नहीं है, पर हमें tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज हमें tan θ1 की वैल्यू चाहिए। उसकी वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर tan में कन्वर्ट क्यों करना है? cot को tan में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? 1/tan होता है, cot इज 1/tan, tan θ2 इज इक्वल टू 1/tan θ1। और यहाँ पर माइनस का साइन भी था, देख सकते हो तुम, माइनस का साइन भी है ना? और cot क्या होता है, 1/tan। तो tan θ2 किसकी वैल्यू थी? इट इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। tan θ1 किसकी वैल्यू थी? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। तो कंडीशन क्या बन गई, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो हम ये कंडीशन यूज कर सकते हैं, दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आएगा? -1 के। अगर दो लाइंस का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल आता है, इसका मतलब वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, उनके बीच में एंगल 90 बन रहा है। समझ आई ये बात? ठीक है, ये कंडीशन को यूज कर सकते हैं। अब ये कंडीशन को यूज करते तो मैंने ये डेरिवेशन क्यों करवाई, क्योंकि ना इमेजिनेशन बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। डेरिवेशन ये आती नहीं है, पेपर में नहीं आने वाली है, पर इमेजिनेशन इसलिए जरूरी है कि जो इसके क्वेश्चन है ना इस चैप्टर के, जब मिक्स करके आते हैं ना, जब थर्ड एक्सरसाइज तक पहुंच जाते हैं और मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं, तो बिना इमेजिनेशन के तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते, रट के नहीं कर सकते चीजों को यहाँ पर। तो इमेजिनेशन के लिए तुम्हें मैंने फिगर बनाई कि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा है। फिर यहाँ पर हमने क्या यूज किया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सबको पता है नहीं पता? अगर नहीं पता तो ऑप्शन आ गई। फिर मैंने इस इक्वेशन में आगे लगा दिया tan। tan क्यों लगाया? बिकॉज मुझे tan चाहिए था, स्लोप की इक्वेशन निकालने के लिए tan चाहिए, दोनों जगह tan लगा दी, फिर लगेटरी को। समझ आया सब कुछ? तो ये सारा लिख लो, यहीं से स्टार्ट है ना, देखो जल्दी से। पेज 207 एग्जाम्पल 1, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पेज 207 एग्जाम्पल 1, मैं रीड कर रहा हूँ, देख लो। फाइंड स्लोप ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो लाइन पास कर रही है दो पॉइंट से, पहला पॉइंट है 3, -2, दूसरा पॉइंट है -1, 4, और हमें निकालनी क्या है इस लाइन की? स्लोप। तो जब भी लाइन पास कर रही होती है दो पॉइंट से, तो स्लोप कैसे निकाले? स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। समझ आ गया? स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आएगा बताओ? वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट किया तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई? स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, 4 -1 -2 6 हो गया, -1 -3 -4 -3/2। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों सेम ऐसे ही है, करोगे अपने आप? करो अपने आप को, साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ। समझ आ गया सबको? कोई डाउट है तो बताओ।
सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट में आंसर 0 आ रहा है, न्यूमिनेटर में 0 होता है तो आंसर 0 होता है ना। थर्ड पार्ट में डिनोमिनेटर में 0 आता है, तो फिर अगर कभी भी डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इन्फिनिटी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आए तो ये तुमने 10th में भी पढ़ रखा है, नॉट डिफाइंड होता है, उसका मतलब इन्फिनिटी होता है। और न्यूमिनेटर में 0 तो वैसे ही 0 है। अब इसका फोर्थ पार्ट में एक बड़ी स्टेटमेंट को देखो, फोर्थ पार्ट में स्टेटमेंट लिखी है, मेकिंग इंक्लिनेशन 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल कितना आ रहा है, 60। तो स्लोप विद द एंगल क्या फॉर्मूला होता है, एंगल से निकाली जाए स्लोप तो, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू पता है सबको, टॉपिक क्लियर है ये वाला। तो अभी हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आगे करनी है टॉपिक या नहीं, तुम दोनों बताओ, गुण और भूमि तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ अभी। एक और टॉपिक करेंगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पर वो लंबा टॉपिक है, करवाई दूँ ना। तो करना तो सब नहीं है, करे आगे फिर, ये लिख लो पहले जल्दी से, क्या कर लोगे अपने आप ये तो। करे क्या, देखो आगे टॉपिक है यहाँ पर, एंगल बिटवीन टू लाइंस। सपोजिंगली दो लाइंस ना ही आपस में पैरेलल है और ना ही उसके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, कोई भी रैंडम सा एंगल बन रहा है। दो लाइन जो आपस में पैरेलल भी नहीं है, उसके बीच का एंगल कोई रैंडम सा बन रहा है। ये वाला एंगल होगा बिटवीन टू लाइंस, थीटा मान लेते हैं इसको, ये भी थीटा होगा, बताओ क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल दो लाइन के बीच में ये हो सकता है, एंगल दो लाइन के बीच में ये भी तो हो सकता है, ये भी तो दोनों लाइन के बीच का एंगल ही है। फाई लिखते हैं इसको, इसको फाई बोलते हैं, पता ही होगा ये तो, फाई। तो थीटा हो या फाई हो, दोनों के बीच में, दोनों में फर्क क्या है, अगर थीटा एंगल हमारा 60 डिग्री है तो फाई कितना होगा 120, क्योंकि दोनों का सम कितना बन रहा है 180। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो सपोजिंगली मान लेते हैं ये फर्स्ट लाइन है हमारी L1, इसी स्लोप होगी M1, और ये सेकंड लाइन है L2, इसी स्लोप होगी M2। L1 लाइन ऐसे जा रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल ये बना रही है, एंगल ले लो ये इसका, थीटा तो ले चुके हैं ना, तो इसको मान लो एंगल अल्फा 1। ये L2 लाइन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल ये बना रही है, तो मान लो अल्फा 2। यहाँ तक क्लियर। अब ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाए तो कैसी लगेगी बताओ, थीटा प्लस अल्फा 1 किसके इक्वल होगा, टेकिंग tan ऑन बोथ द साइड। मुझे वैल्यू, अभी एक मिनट, tan लेने से पहले हम करते क्या है, tan लेने से पहले हमें करना क्या, यहाँ पर देखो, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी या तो फाई की या तो थीटा की, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस या फाई इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू तो गिवन होगी, जिस एंगल से लाइन इंक्लिनेशन है वो तो गिवन होगा। तो थीटा को ले लेते हैं पहले, और वहां पर क्या करते हैं अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, समझ आया, ठीक है। नाउ टेकिंग tan ऑन बोथ दिस साइड, नाउ टेकिंग tan ऑन बोथ दिस साइड। यहाँ तो कोई डाउट है तो पहले बता दो, देख लो अभी भी कोई डाउट है, समझ आ रहा है। अब राइट हैंड साइड पे लगेगी ट्रिगो की आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ट्रिगो की, tan x माइनस वाई की, कौन सी आइडेंटिटी होती है याद है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। तो लगाए आइडेंटिटी, tan थीटा की वैल्यू निकालनी तो लेफ्ट हैंड साइड तो हम tan थीटा ही रहने देंगे, वो हमें निकालना थीटा था ना, तो लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा ही रहने दो, उसको चेंज ही करेंगे। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा ये देखो, राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी लगाएंगे, tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1, tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1, 1 प्लस tan अल्फा 2, इसको ऊपर लिख दो,
tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 1। तो tan अल्फा 2, अब ये देखो अल्फा 1 किसका एंगल है, फर्स्ट लाइन का। तो फर्स्ट लाइन की स्लोप हमने क्या रिप्रेजेंट की थी, m1 से। उसका स्लोप का फॉर्मूला ये होगा ना इन टर्म्स ऑफ एंगल। फर्स्ट लाइन का जो एंगल है वो अल्फा है, अल्फा 1 है। फर्स्ट लाइन की जो स्लोप है वो m1 है, तो उसका स्लोप का आंसर क्या हुआ, tan अल्फा 1। सेकंड लाइन की स्लोप है m2, उसका आंसर क्या हुआ, tan अल्फा 2, बिकॉज सेकंड लाइन का एंगल अल्फा 2 है। तो tan अल्फा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, m2 लिख सकते हैं, और tan अल्फा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस m2 इंटू m1। ये आ गया एंगल बिटवीन टू लाइंस। जब हमारा tan थीटा निकल जाएगा तो हम फाई एंगल कैसे निकालेंगे, अगर हमें फाई एंगल भी निकालना है, दो एंगल बन रहे हैं ना इसमें, सपोजिंग ये एंगल 60 डिग्री आ जाएगा तो फाई निकल जाएगा अपने आप ही 180 माइनस। अगर ये एंगल आ गया 35 डिग्री तो फाई निकल जाएगा 180 माइनस 35। तो ये फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस का निकालने का इन टर्म्स ऑफ स्लोप। दोनों की स्लोप को माइनस करो, नीचे स्लोप को मल्टीप्लाई करके 1 से ऐड कर देना, ठीक है। ये लिख लो। फर्स्ट एक्सरसाइज टॉपिक खत्म हो चुका है हमारा आज, इतना ही टॉपिक है, क्लास ओवर करेंगे इसके बाद।